हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। बढ़ते हैं आगे इस सीरीज में और देखते हैं इस सीरीज का सेट नंबर 20। ये इस सीरीज का सेट नंबर 20 है। इसमें भी हम लोग करेंगे 25 प्रश्न। तो हर एक प्रश्न जब आपके सामने आए तो पहले आप उसे खुद से बनाएं और आखिरी में जाकर के हमें ये ज़रूर बताएं कि आपने 25 में से कितने प्रश्न खुद से सही किए हैं, आपने कितने स्कोर किए हैं 25 में से, ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है विद्युत प्रतिरोध, जैसे जैसे तापमान बढ़ता है टेम्परेचर इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है? चालक और अर्धचालक दोनों के लिए कम हो जाता है। ये गलत हो जाएगा। आप जानते हो, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ ये चीज़ कि कंडक्टर के केस में तापमान के साथ सीधा संबंध होता है प्रतिरोध का, और सेमी कंडक्टर यानी कि अर्धचालक के लिए, अर्धचालक के केस में तापमान और प्रतिरोध के साथ उल्टा संबंध होता है। तो ये कहना है कि चालक अर्धचालक दोनों के लिए कम हो जाता है, गलत हो जाएगा। चालक के लिए बढ़ता है, अर्धचालक के लिए घटता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। चालक के लिए घटता है और अर्धचालक के लिए बढ़ता है, ये उल्टा हो जाएगा, ये आंसर नहीं होगा। चालक और अर्धचालक दोनों के लिए बढ़ता है, ये भी कहना गलत हो जाएगा। अब ये जो सवाल है ना, ये 17 जुलाई को पूछा गया था। 17 जुलाई 2022 को पूछा गया था नीट के एग्ज़ाम में। नीट का एग्ज़ाम होता है क्लास 12 के बाद। नीट का एग्ज़ाम वो स्टूडेंट्स देते हैं जिनको चाहिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन। और जिनको डॉक्टर बनना है उसे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा ना। तो इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट कॉलेज है या फिर जो बेस्ट मेडिकल कॉलेज है, उनमें एडमिशन लेने के लिए नीट का पेपर क्वालिफाई करना पड़ता है। तो इस नीट के एग्ज़ाम में फिजिक्स के क्वेश्चंस आते हैं, केमिस्ट्री के आते हैं और बायो के आते हैं। तो ये सवाल फिजिक्स के अंदर पूछा गया था 17 जुलाई को, और ये आपके एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, ये आप जानते हो। तो आज की इस वीडियो में कई सारे आप ऐसे सवाल करने वाले हो जो इस एग्ज़ाम में पूछा गया है 17 जुलाई को, और वो सवाल जो है आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में भी आ सकता है। ये सवाल भी पूछा गया था इसी एग्ज़ाम में 17 जुलाई को, नीट के एग्ज़ाम में। एंजाइम के संबंध में गलत कथन है। पहला है रासायनिक उत्प्रेरक की तरह जैव प्रक्रिया में एंजाइम सक्रियता ऊर्जा को कम करते हैं। देखिए, आप ये बात जानते हैं, भली बात थी, आपने ये चीज़ याद भी किया हुआ है कि जो एंजाइम होता है ना, ये बायो कैटालिस्ट होता है। कैटालिस्ट का काम क्या होता है? रिएक्शन के रेट को फास्ट करना। जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है उसके गति को बढ़ा देना, रिएक्शन के रेट को फास्ट कर देना। और बायो कैटालिस्ट का मतलब क्या हुआ? जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं, यानी जीवों के अंदर जो अभिक्रियाएं होती है, हमारे बॉडी के अंदर एक समय में न जाने कितने सारे रिएक्शंस होते हैं, तो वहाँ पर अगर कोई कैटालिस्ट काम कर रहा है तो उसे हम बायो कैटालिस्ट बोल देंगे। यानी कि जीव के अंदर जो कैटालिस्ट काम कर रहे हैं जैविक प्रक्रिया में, बायो प्रोसेस में, उसे हम लोग बायो कैटालिस्ट बोल देते हैं। अब चाहे कैटालिस्ट हो या फिर बायो कैटालिस्ट हो, ये रिएक्शन के रेट को फास्ट कर देते हैं। कैसे करते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके, सक्रियता ऊर्जा को कम करके। इसी सीरीज के अंदर मैंने आपको ग्राफ के माध्यम से समझाया था एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में। अगर आप शुरू से देख रहे हैं तो ये चीज़ आपको पता होगा, मैंने ये चीज़ आपको एक्सप्लेन किया हुआ था। तो ये स्टेटमेंट सही है कि एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है कौन? एंजाइम, क्योंकि एंजाइम जो है ये एक बायो कैटालिस्ट है। उसके बाद देखो, एंजाइम पॉलीसेकेराइड है। आप न जाने कितने बार ये चीज़ आपने रटा होगा कि जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं। जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। और यहाँ लिखा हुआ है कि पॉलीसेकेराइड है। जो एंजाइम है वो पॉलीसेकेराइड है, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट है। तो ये गलत हो जाएगा, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद एंजाइम एक विशेष प्रतिक्रिया और सबस्ट्रेट के लिए बहुत विशिष्ट होते हैं। जैसे स्टार्च है। अब स्टार्च को तोड़ने वाला जो एंजाइम होगा वो एक खास तरह का एंजाइम होगा। ऐसा नहीं है कि आप स्टार्च को पेप्सिन से तोड़ दोगे, ऐसा नहीं है कि स्टार्च को आप लाइपेज से तोड़ दोगे। स्टार्च को तोड़ने के लिए आप जानते हो एमाइलेज होता है ना। प्रोटीन को तोड़ने के लिए पेप्सिन होता है, लिपिड को तोड़ने के लिए लाइपेज होता है। तो आप क्या देख रहे हो कि अलग अलग सबस्ट्रेट के लिए अलग अलग एंजाइम होते हैं। तो जो एंजाइम्स होते हैं वो विशेष प्रतिक्रिया यानी कि खास तरह के रिएक्शन पे ही काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई सा एंजाइम आप किसी भी रिएक्शन में यूज कर लो, ऐसा नहीं होगा। खास तरह के कैटालिस्ट होते हैं जो खास तरह के रिएक्शन में काम करते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं, बायो कैटालिस्ट होते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो सही है ही। तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। तो ये देखो, आपके एग्ज़ाम में यहाँ से सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं, और ये नीट के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था 17 जुलाई को। तो ऐसे ही कई सारे सवाल हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जो इस एग्ज़ाम में पूछा गया था सवाल। मैंने वो सारे सवाल जो है ले लिए हैं। आज मैंने फिजिक्स का लिया हुआ है, और अगले सेट में मैं आपको वहाँ पर बायो का करवाऊँगा। उसके बाद ये भी है जो पूछा गया था 17 जुलाई को नीट के एग्ज़ाम में। समतल कोण और ठोस कोण होते हैं, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल होते हैं।
जब आप भौतिक राशि के बारे में पढ़ते हो तो ये पढ़ते हो कि 7 जो है मूलभूत भौतिक राशि है और 2 होते हैं संपूरक भौतिक राशि, है ना। 7 मूलभूत भौतिक राशि और 2 होते हैं संपूरक भौतिक राशि। संपूरक भौतिक राशि में आप पढ़ते हो समतल कोण और ठोस कोण। तो जो समतल कोण है उसका एसआई मात्रक होता है रेडियन और जो ठोस कोण है उसका होता है स्टेरेडियन। लेकिन इन दोनों के पास विमा नहीं है, ये दोनों ही डायमेंशन लेस हैं। ये दोनों ही जो फिजिकल क्वांटिटीज है ये डायमेंशन लेस हैं, इन दोनों के पास कोई विमा नहीं है। याद रखिएगा, जिसके पास यूनिट है, जिसके पास यूनिट है उसके पास डायमेंशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे यहाँ देखो यूनिट तो है लेकिन डायमेंशन नहीं है। लेकिन अगर किसी भौतिक राशि के पास कोई यूनिट नहीं है तो डेफिनेटली उसके पास कोई डायमेंशन नहीं है। ये चीज़ याद रखिएगा। अगर इकाई है तो विमा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर इकाई ही नहीं है तो किसी भी सूरत में विमा नहीं है। तो देखो जो प्लेन एंगल है, सॉलिड एंगल है, इसके पास क्या है, यूनिट है लेकिन डायमेंशन नहीं है। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि इकाई सहित यानी इकाई है लेकिन विमा रहित विमा नहीं है। तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। आपके ग्रुप डी के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। उसके बाद ये सवाल भी है जो पूछा गया था 17 जुलाई को नीट के एग्ज़ाम में, और आपके एग्ज़ाम में भी बहुत बार पूछा गया था, ग्रुप डी के एग्ज़ाम में 2018 में। देख लो सवाल, 1 घंटे में 100 किलोवाट ट्रांसमीटर द्वारा आदर्श रूप से विकृत की जाने वाली ऊर्जा है। एक ट्रांसमीटर है, आपको बताना है कि 1 घंटे में कितनी ऊर्जा जो है यहाँ से रेडिएट होगी, कितनी ऊर्जा यहाँ से रेडिएट होगी अगर ट्रांसमीटर का जो पावर है वो 100 किलोवाट है, 100 किलोवाट है। तो एनर्जी बराबर पावर इंटू में टाइम होता है ना, पावर इंटू में टाइम होता है। आंसर आपको एसआई मात्रक में चाहिए, जूल में चाहिए। तो हर एक जो क्वांटिटी हम यहाँ पर पुट करेंगे वैल्यू वो जूल में पुट करेंगे, सॉरी एसआई मात्रक में पुट करेंगे। तो यहाँ पर देखो 100 किलोवाट है, तो पावर का जो एसआई मात्रक होता है वो वाट होता है, किलोवाट नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, इस किलोवाट को 1000 से मल्टीप्लाई करके वाट में चेंज कर देंगे। समय देखो घंटा में दिया हुआ है 1 घंटा, जबकि समय का एसआई मात्रक सेकंड होता है। तो इस 1 घंटे को हम लोग 60 × 60 से मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, सेकंड में चेंज कर लेंगे। अब यहाँ से हमारा आंसर आएगा 36 × 10⁻7 जूल। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। तो आप ही बताओ, इस तरह के सवाल जो है आपके ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे जाते हैं या नहीं पूछे जाते हैं? तो ये सवाल है जो नीट में पूछा गया था और आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, ये भी पूछा गया था 17 जुलाई को नीट के एग्जाम में केमिस्ट्री के अंदर। हीरा सहसंयोजक है और ग्रेफाइट आयनिक है, क्या ये स्टेटमेंट सही है? हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। देखिए ये गलत है। आप जानते हो हीरा और ग्रेफाइट इन दोनों के बारे में आप पढ़ते हो कार्बन और उसके यौगिक चैप्टर में, क्लास 10th के अंदर ये सारी ही बातें जो है मेंशन है क्लास 10th के अंदर। तो एक तरह से ये क्लास 10th का सवाल है, जबकि नीट के पेपर में क्लास 11th और 12th से क्वेश्चंस आते हैं। तो हीरा और ग्रेफाइट ये दोनों ही कार्बन के अप्रूप है और इन दोनों में कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, सहसंयोजक बंध होते हैं। तो सहसंयोजक ये यौगिक होते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है ये गलत हो जाएगा, आयनिक नहीं होता। ग्रेफाइट और डायमंड दोनों में कोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं। उसके बाद हीरा कुचालक है और ग्रेफाइट चालक है। यहाँ मैंने ये जो है ना ऑप्शन बी ये मैंने चेंज कर दिया है। यहाँ पर हाइब्रिडेशन लिखा हुआ था sp3 sp2 जो आपको नहीं पढ़ना है, तो मैंने यहाँ पर ये जो ऑप्शन बी है ये मैंने चेंज कर दिया है जानबूझ करके। हीरा कुचालक है, सही बात है। ग्रेफाइट चालक है, सही बात है। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। हमें सही स्टेटमेंट चूज करना था। उसके बाद हीरा और ग्रेफाइट दोनों का उपयोग शुष्क स्नेहक के रूप में किया जाता है, ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में किया जाता है। जो ग्रेफाइट है इसका इस्तेमाल ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में किया जाता है, डायमंड का नहीं किया जाता है। यहाँ लिखा हुआ है दोनों का किया जाता है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि ये भी इनकरेक्ट है, हमें करेक्ट चूज करना था। तो ये बातें जो है आपको क्लास 10th NCERT के अंदर मिल जाएंगी कि ग्रेफाइट का इस्तेमाल जो है ड्राई लुब्रिकेंट की तरह किया जाता है। डायमंड और ग्रेफाइट में द्विआयामी नेटवर्क होता है। डायमंड एंड ग्रेफाइट में 2 डायमेंशनल नेटवर्क होता है, यानी कि 2 डायमेंशनल जो है स्ट्रक्चर्स होते हैं दोनों के पास। तो ये गलत हो जाएगा। डायमंड के पास जो है वो 3 डायमेंशनल है, जबकि ग्रेफाइट के पास जो है 2 डायमेंशनल है। यानी इसकी जो संरचना है डायमंड की वो 3D है और जो ग्रेफाइट की संरचना है वो 2D है। तो ये स्टेटमेंट भी जो है वो गलत है, हमें सही चूज करना था। तो जो है केवल बी हमारा आंसर। 2 पारदर्शी माध्यम A और B एक समतल सीमा से अलग होते हैं। उन मीडिया यानी कि माध्यम में प्रकाश की गति क्रमशः ये और ये है। इन 2 माध्यमों के लिए किरण प्रकाश यानी कि प्रकाश किरण, प्रकाश के बाद यहाँ पर किरण होगा,
के लिए क्रांतिक कोण है। दो पारदर्शी माध्यम है ए और बी, ये दोनों जो है अलग होते हैं और दोनों में प्रकाश की गति दी गई है, ये दोनों हैं। आपको बताना है क्रांतिक कोण क्या है। तो ये जो सवाल है ये भी पूछा गया था 17 जुलाई को नीट के एग्जाम में फिजिक्स के अंदर। तो आइए हम इसको बनाते हैं। सबसे पहले देखो क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल। एनसीईआरटी सीरीज के अंदर जो मैंने लाइट चैप्टर करवाया हुआ है, जो कि 2 घंटे से ऊपर का वीडियो है, वहाँ मैंने आपको ये क्रिटिकल एंगल के बारे में बताया हुआ है, समझाया हुआ है। ये चीज़ आपको याद होगा अगर आपने उसको देखा होगा तो। क्रिटिकल एंगल क्या होता है? सबसे पहली बात तो आपको यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि क्रिटिकल एंगल जो हम निकालते हैं तो लाइट को भेजते हैं डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में। यहाँ देखो ये N1 दिया हुआ है, यहाँ पर N2 दिया हुआ है। आप चाहे N1 लिख लो या फिर μ1 लिख लो। अपवर्तनांक को हम लोग म्यू से भी दिखाते हैं और n से भी दिखाते हैं। तो यहाँ N1 है और यहाँ N2 है, और यहाँ लिखा गया है कि N1 जो है बड़ा है N2 से। N1 बड़ा है मतलब ये जो है सघन माध्यम है और ये जो है विरल माध्यम है, ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है। तो क्रिटिकल एंगल या फिर जब हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि लाइट को हम भेजते हैं डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, सघन माध्यम से विरल माध्यम में। तो यहाँ पर देखो हमने लाइट रे को भेजा सघन माध्यम से विरल माध्यम में, तो जो लाइट है, जो प्रकाश की किरण है, उसका हो गया अपवर्तन, है ना। ये जो एंगल है θ1 ये है अपवर्तन का कोण, और ये थीटा यहाँ पर जो एंगल बनता ये होता ये होता आपतन कोण और ये होता अपवर्तन कोण। उसके बाद देखो क्या हुआ, हमने इस कोण का मान बढ़ा दिया, हमने इस एंगल का मान जो है बढ़ा दिया। जब हमने इस एंगल का मान बढ़ाया तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये अब इस अभिलंब के साथ यहाँ पर देखो 90 डिग्री का एंगल बना रही है। पहले ये एंगल बना रही थी, हमने इस थीटा का मान बढ़ाया, आपतन कोण का मान बढ़ाया, तो यहाँ पर देखो जो अपवर्तन का कोण है उसका मान बढ़ करके 90 डिग्री हो गया। तो याद रखिएगा वो आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन का कोण जो है 90 डिग्री हो जाए उसी को हम लोग क्रांतिक कोण बोलते हैं, उसी को हम लोग क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए ये जरूरी होता है कि जो आपतन कोण है उसका मान क्रांतिक कोण से बड़ा हो। ऐसे केस में क्या होगा, जो लाइट रे है वो उसी माध्यम में रिफ्लेक्ट हो जाती है, वो रिफ्रैक्ट नहीं होती। देख रहे हो, उसी माध्यम में, जिस माध्यम यानी कि सघन माध्यम से प्रकाश किरण गई थी और सघन माध्यम में लौट गई, तो ये है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसके लिए जरूरी है कि जो प्रकाश है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए और जो आपतन कोण है, आपतन कोण का जो मान है क्रांतिक कोण से बड़ा हो। तो यहाँ पर आपको क्या है कि क्रांतिक कोण के बारे में समझना है। क्रांतिक कोण वो आपतन कोण होता है जिसके लिए अपवर्तन का कोण जो है 90 डिग्री होता है। इतना आप समझ गए। अब आइए, हमें जो है यहाँ पर यही क्रांतिक कोण चाहिए, ठीक है, हमें यही क्रांतिक कोण चाहिए। तो यहाँ पर हम लगाएंगे स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ लिखते कैसे हैं, यहाँ पर देखो N1 साइन थीटा इज इक्वल टू θ1 मान लो N2 साइन θ2। ये एक्चुअल में स्नेल्स लॉ है जो हर जगह वैलिड है, हर जगह वैलिड है। अब यहाँ पर देखो हमारे केस में ये N1 है, ये N1 है, इसका मान हमें नहीं पता है। ये है अपवर्तनांक जिसका मान हमें नहीं पता है, तो हम निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, इसके लिए देखो हमें प्रकाश की चाल दी गई है, और आप जानते हो अगर प्रकाश की चाल आपको पता है तो हम μ = c/v ये फार्मूला हम लगाएंगे तो हमें उस माध्यम का अपवर्तनांक मिल जाएगा। तो हमें इस वाले माध्यम, ये जो सघन माध्यम है उसका अपवर्तनांक चाहिए। तो हम क्या करेंगे, प्रकाश की जो चाल है निर्वात में उसमें हम भाग लगा देंगे इस माध्यम में जो प्रकाश की चाल है। अब मुझे ये बताओ, ये जो सघन माध्यम है इसमें प्रकाश की चाल है कौन सी, ये वाली है या ये वाली है? क्योंकि यहाँ पर तो नहीं दिया गया ना कि कौन सघन माध्यम है कौन विरल माध्यम है प्रकाश की चाल। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा करके सोच पाओगे कि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल है वो कम होती है, तो डेफिनेटली ये है प्रकाश की चाल सघन माध्यम में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1.5 × 10⁸ इंटू में साइन θ1, और ये θ1 है क्या, क्रांतिक कोण। तो मैं यहाँ पर ये θ1 है, यहाँ पर हम θc लिख लेते हैं। अब आ जाओ N2 हमारा ये है, ये भी हमें नहीं पता है तो हम निकाल लेंगे क्योंकि हमें इस माध्यम में प्रकाश की चाल पता है, इतना है। तो c/2 × 10⁸ इंटू में साइन, ये कितना हो जाएगा θ2 90 डिग्री। हमें क्रांतिक कोण चाहिए ना, तो मैंने आपसे क्या कहा, क्रांतिक कोण जो है वो आपतन कोण है जिसके लिए अपवर्तन का कोण 90 डिग्री है। तो यहाँ पर साइन 90 डिग्री। तो यहाँ देखो c से c खत्म हो जाएगा,
साइन थीटा सी, हमें थीटा सी ही चाहिए, 1.5 इंटू 10⁸ इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, 2 इंटू 10⁸, 10⁸ से 10⁸ खत्म हो जाएगा। यहाँ पर साइन थीटा सी इज इक्वल टू हो जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से ये आएगा 5 तिहाई 15, 5 चौका 20, और ये आएगा 0.75। तो यहाँ से थीटा सी जो कि क्रांतिक कोण है ये हो जाएगा साइन इनवर्स 0.75। तो हमारा आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। पहला ये कि म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी होता है, जो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। क्रांतिक कोण हमें तब मिलेगा जब हम प्रकाश की किरण को भेजेंगे सघन माध्यम से विरल माध्यम में। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए जरूरी है कि जो आपतन कोण है उसका मान क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। क्रांतिक कोण क्या है? क्रांतिक कोण ये वो कोण है जिसके लिए अपवर्तन का कोण जो है 90 डिग्री होता है, और ये स्नेल्स लॉ है। ग्रुप डी के एग्जाम में इस फॉर्मूले पर सवाल पूछा जा चुका है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये स्नेल्स लॉ है। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी पूछा गया था 17 जुलाई को नीट के एग्जाम में। एक प्रकाश किरण अपवर्तांक √3 के कांच की सतह पर 60 डिग्री के कोण पर गिरती है, अपवर्तित और परावर्तित किरणों के बीच का कोण होगा। हमसे सवाल ये कहा गया है कि ये कांच है, ये ग्लास है, जिसका जो अपवर्तांक है वो √3 है, और देखो ये है एयर से, वायु से, हवा से जो प्रकाश की किरण है ये कांच में जा रही है। तो प्रकाश के लिए हवा में हम लोग, हवा के लिए अपवर्तांक हम लोग कितना लिखते हैं? 1 लिखते हैं। आपको याद रखना है म्यू एयर के लिए 1.0003, लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आप यहाँ पर 1 मानेंगे। हमें ये बोला गया है कि ये 60 डिग्री के कोण पर आकर के गिरती है, ठीक है। ये जो एंगल है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आपतन कोण है। तो ये आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। ये जो पूरा एंगल है ये 90 डिग्री होगा। अभिलंब के साथ इस सतह का जो कोण है ये 90 डिग्री है, तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। हमें सवाल में क्या बताना है? हमें ये एंगल बताना है, ये एंगल बताना है। तो हमें 30 डिग्री तो मालूम चल चुका है, अब हमें चाहिए ये। अब ये एंगल जो है हमें मालूम पड़ जाएगा अगर हम ये θ2 निकाल लें, ये θ2 निकाल लें। अगर ये θ2 निकल जाएगा तो ये भी पूरा 90 डिग्री है। हम इस 90 डिग्री में से θ2 को घटा देंगे तो यहाँ पर हमें ये एंगल मिल जाएगा, उसके बाद हम जोड़ देंगे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये एंगल हम निकालेंगे कैसे? तो हम लगाएंगे यहाँ पर स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ लगाएंगे, यानी कि n1 sin θ1 इज इक्वल टू n2 sin θ2। देखो ये है अपवर्तनांक और ये है उस माध्यम में आपतन कोण। ये अपवर्तनांक और इस माध्यम में आपतन कोण बराबर ये है अपवर्तनांक और उस माध्यम में अपवर्तन का कोण। स्नेल्स लॉ हम लगाते हैं वहाँ पर जहाँ पर रिफ्रैक्शन होता है। तो यहाँ पर एक जो कोण है वो आपतन कोण होता है और दूसरा अपवर्तन कोण होता है। तो आपतन कोण के साथ हम उस माध्यम का अपवर्तन लिखते हैं और अपवर्तन कोण के साथ हम उस माध्यम का अपवर्तन लिखते हैं जिसमें अपवर्तन हुआ है। जो n1 है वो 1 है और θ1 यहाँ पर 60 डिग्री है, तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। जो n2 है हमारे पास ये √3 है, सवाल में दिया गया है, और साइन θ2 हमें θ2 चाहिए, तो साइन θ2 पहले ढूंढते हैं। √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा। साइन θ2 का मान जो है यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। तो साइन थीटा का मान 1/2 कब होता है? जब थीटा का मान 30 डिग्री होता है। तो यहाँ पर θ2 30 डिग्री है, यानी ये θ2 30 डिग्री है। अगर ये 30 डिग्री है और ये पूरा 90 डिग्री है तो ये 60 डिग्री है, और 60 और 30 कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। यही हमसे सवाल में पूछा गया था, बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये भी स्नेल्स लॉ पर सवाल है। ये केमिस्ट्री का सवाल है जो पूछा गया था 17 जुलाई को, और इस तरह के सवाल जो होते हैं बहुत आसान होते हैं। देखो हेमेटाइट मैग्नेटाइट का फार्मूला जो है ये आपको याद रखना है। ये मैंने आपको केमिस्ट्री के अंदर आपसे कहा था, जो केमिस्ट्री पार्ट 2 का मैंने वीडियो डाला हुआ है टॉपिक वाइज, जिसमें जिंक धातु, एल्यूमिनियम धातु, अलग अलग धातु के ऊपर ऑक्सीजन समूह, नाइट्रोजन समूह, जिसके लिए मैंने 32 वीडियोस डाले हुए हैं केमिस्ट्री पार्ट 2 के। वहाँ मैंने लोहा के ऊपर जो वीडियो डाला हुआ है उसमें मैंने आपको ये टेबल दिया था, ये आपको याद रखना है। हेमेटाइट का फार्मूला Fe2O3, मैग्नेटाइट का Fe3O4। तो हेमेटाइट जो है ए जो है, ए के साथ जाएगा कौन? Fe2O3 यानी कि 3, और बी के साथ जाएगा कौन? 1। तो यहाँ पर देखो ए के साथ 3, ए में भी है, बी में भी है, तो आंसर सी और डी नहीं होगा। बी के साथ 1
जो कि ए में भी है, बी में भी है, तो अभी यहाँ से डिसाइड नहीं हुआ। उसके बाद देखिए उसी केमिस्ट्री वाले प्लेलिस्ट के अंदर केमिस्ट्री पार्ट 2 में जिंक के ऊपर मैंने वीडियो डाला हुआ है, जहाँ मैंने आपसे ये सवाल करवाया हुआ है, निम्न में से कौन एक जिंक का अयस्क नहीं है। तो जिंक ब्लेंड है, जिंकाइट है, कैलामीन है। जो यहाँ पर कैलामाइन लिखा हुआ है ना, ये वही कैलामाइन है, कैलामाइन या फिर कैलामीन। मेलेकाइट नहीं था, तो ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ मैंने देखो VVI मार्क किया हुआ था कि ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए। जिंक ब्लेंड का ZNS होता है, जिंकाइट का ZNO होता है, कैलामाइन का जिंक कार्बोनेट होता है। तो ये जो कैलामाइन है वो जिंक कार्बोनेट है, यानी C के साथ कौन जाएगा, 2 जाएगा। तो यहाँ पर देख लो C के साथ 2 M है, यानी कि B भी हमारा आंसर नहीं है, तो आंसर हमारा A हो जाता। और ये है कैलिनाइट, जिसका ये फॉर्मूला होता है। तो आपको सब इस तरह के सवाल में हर का आंसर आपको पता होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है। 2-3 का भी आंसर अगर आपको पता है तो आप इसका जवाब दे दोगे। इस तरह के सवाल जो होते हैं बहुत आसान होते हैं। तो ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ये पूरा टेबल ही इंपॉर्टेंट है। और ये सारे सवाल जो मैंने यहाँ पर करवाए हुए हैं केमिस्ट्री पार्ट 2 के अंदर, उसका जो PDF है वो ये है। तो अगर आप PDF चाहते हैं तो आप जा करके वेबसाइट से, जिसका लिंक आपको नीचे मिल ही जाता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप बाई कर सकते हो। NCERT केमिस्ट्री वाला वो अलग PDF है और केमिस्ट्री पार्ट 2 नाम से अलग PDF है। तो जब NCERT का जो केमिस्ट्री है और ये जो केमिस्ट्री है, दोनों आप कंप्लीट करते हो, तब जाकर के आपका केमिस्ट्री 100% जाकर के कंप्लीट होता है आपके सिलेबस के हिसाब से। उसके बाद है ये क्वेश्चन नंबर 9 जो पूछा गया था 17 जुलाई को नीट के एग्जाम में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, ये याद रखिएगा। दी गई नाभिकीय प्रतिक्रिया में तत्व Y है। अगर आपको याद होगा इसी सीरीज के अंदर मैंने आपसे कहा था जो E+ होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, β+ बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिट्रॉन बोलते हैं, है ना। और जो E- होता है इसी को हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं और इसी को हम लोग β- बोलते हैं। तो अगर यहाँ पर E+ निकल रहा है यानी कि β+ पॉजिट्रॉन निकल रहा है, मतलब यहाँ हो रहा है बीटा डीके। तो आप याद रखिएगा कि जैसे मान लो कोई परमाणु है जिसका द्रव्यमान संख्या A है, परमाणु संख्या Z है। यहाँ से अगर ये पॉजिट्रॉन निकल रहा है यानी कि β+ डीके हो रहा है, β+ क्या हो रहा है, डीके हो रहा है, β+ का क्षरण हो रहा है। ऐसे केस में क्या होगा, जो द्रव्यमान संख्या है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन जो परमाणु संख्या है ये 1 से कम हो जाती है। याद रखना β+ वाले में 1 से कम हो जाती है। अगर परमाणु संख्या बदल जाए तो आप जानते हो परमाणु ही बदल जाएगा। तो अब जो यहाँ पर X था वो X नहीं रहेगा, कोई और ही परमाणु हो जाएगा, मान लो Y हो गया। क्यों, क्योंकि परमाणु संख्या चेंज हो गया। यहाँ पर मान लो परमाणु संख्या चेंज नहीं होता तो हम यहाँ पर X ही लिखते हैं, ठीक है। मान लो अगर न्यूट्रॉन की संख्या में चेंज आता तो हम यहाँ पर X ही लिखते हैं, क्योंकि परमाणु संख्या में ही चेंज आ गया तो परमाणु हमें यहाँ पर बदलना होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा β+ डीके। ऐसे ही मान लो β- डीके। मान लो कोई परमाणु X है जिसकी द्रव्यमान संख्या A है और परमाणु संख्या Z है, और यहाँ पर मैंने करवा दिया β- डीके। तो यहाँ पर क्या होगा, द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन जो परमाणु संख्या ये 1 से बढ़ जाती है। तो क्योंकि परमाणु संख्या चेंज, तो यहाँ पर जो परमाणु है ये भी बदल जाएगा। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ठीक है। हमारे इस केस में देखो क्या हो रहा है कि β+ डीके हो रहा है। तो β+ डीके हो रहा है तो द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन जो परमाणु संख्या है वो 1 से घट जाएगी। β+ वाले में 1 से घट जाएगी तो परमाणु संख्या 10 हो जाएगी। तो परमाणु संख्या 10 किसके पास होती है, परमाणु संख्या 10 होती है नियोन के पास, और द्रव्यमान संख्या वही रहने वाली है। तो हमारा आंसर यहाँ पर B हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर अगर β- डीके होता तो परमाणु संख्या 1 से बढ़ जाती तो 12 हो जाता। 12 परमाणु संख्या मैग्नीशियम के पास है और द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो हमारा आंसर तब C हो जाता। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। आपसे सवाल ऐसे पूछा जा सकता है कि β+ डीके में क्या होता है, द्रव्यमान संख्या जो है 1 से बढ़ जाती है, द्रव्यमान संख्या 1 से घट जाती है, परमाणु संख्या 1 से बढ़ जाती है, परमाणु संख्या 1 से घट जाती है। इस तरह से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। तो ये आप याद रखिएगा कॉन्सेप्ट यहाँ पर। उसके बाद है ये, मुक्त रूप से गिरने वाले पिंड द्वारा पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे सेकंड में तय की गई दूरी का अनुपात है। देखिए 2 तरह के सवाल होते हैं। एक सवाल ये होता है जैसे मान लो कोई कार चल रही है तो 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, 2 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, 3 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। और एक सवाल ये होता है कि पहले सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, दूसरे सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, तीसरे सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ, मे भी आपको पता भी होगा।
ये 0 सेकंड है, ये 1 सेकंड है, ये 2 सेकंड है, ये 3 सेकंड है, ये 4 सेकंड है, ठीक है, ये टाइम है। तो एक तो सवाल ये होता है जब मैं आपसे बोलूँ कि 2 सेकंड में गाड़ी कितनी चली, तो 2 सेकंड मतलब क्या, 0 से लेकर के ये 2 सेकंड तक। अगर मैं आपसे बोलूँ 3 सेकंड में गाड़ी कितनी चली, तो आप बोलेंगे 0 से लेकर के 3 सेकंड, इतने टाइम में कितनी गाड़ी चली। अगर मैं बोलूँ 4 सेकंड में गाड़ी कितनी चली, तो यहाँ ये इस पूरे टाइम में कितनी चली। और एक होता है कि पहले सेकंड में, ठीक है, फर्स्ट सेकंड में, पहले सेकंड में कितनी चली, मतलब इस टाइम में कितनी चली। दूसरे सेकंड में कितनी चली, जब हम दूसरे सेकंड में बोलते हैं तो हमारा मतलब ये होता है बस इतने टाइम में, 1 और 2 के बीच में। ऐसा नहीं है कि 0 से लेकर के 2 के बीच में। जब मैं ये बोलूँ थर्ड सेकंड में, तीसरे सेकंड में, इसका मतलब क्या हुआ, 2 से 3 सेकंड के बीच, 2 से 3 सेकंड के बीच। चौथे सेकंड में मतलब क्या हुआ, तीसरे से चौथे सेकंड के बीच। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ से यहाँ निकालेंगे, केवल इतने टाइम में कितनी दूरी चली कोई गाड़ी। तो इन दोनों सवालों के लिए ना अलग अलग फार्मूला होता है। ये जो है इस तरह का सवाल आप जब बनाते हो तो इसके लिए फार्मूला आप इस्तेमाल करते हैं S = UT + ½ AT²। ये फार्मूला होता है। जब इस टाइप का सवाल सॉल्व करते हो जो कि आपको इस सवाल में दिया गया है, इसके लिए फार्मूला होता है SN = U + A/2 2n-1। ठीक है, तो ये अंदर आप याद रखिएगा। पहले सेकंड में, दूसरे सेकंड में, तीसरे सेकंड में इस तरह से सवाल पूछे तो आपको ये फार्मूला लगाना है, और 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, 3 सेकंड में ऐसे पूछे तो ये वाला फार्मूला लगाना है। अब आपसे यहाँ पर सवाल में ये बोला गया है कि एक मुक्त रूप से पिंड जो है वो नीचे की ओर गिर रहा है, तो पहले सेकंड में, दूसरे सेकंड में, तीसरे सेकंड में, चौथे सेकंड में जो दूरी तय की जाएगी उसका अनुपात बताना है आपको। अब देखो, मुक्त रूप से जब कोई वस्तु नीचे की ओर गिरती है तो u = 0 हो जाता है, क्योंकि वस्तु नीचे से ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, तो a = +g हो जाएगा। और हम यहाँ पर लगाएंगे क्या, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर आ जाओ, ये जो n है ना, यहाँ पर SN जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, n है nth सेकंड। nth सेकंड ये कुछ भी हो सकता है, पहला सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड, इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखो S1 हो जाएगा, यानी कि पहले सेकंड में, तो n की जगह पर हम 1 डालेंगे, u तो हमारा 0 हो जाएगा, a के स्थान पर हम g डालेंगे तो g/2। उसके बाद देखो 2n-1 है, 2n-1, तो n की जगह पर 1 डालेंगे हम, तो 2 गुने में 1 - 1, तो ये 1 हो जाएगा। उसके बाद दूसरे सेकंड में बोल रखा है, तो यहाँ पर फिर से क्या हो जाएगा, u के स्थान पर 0, a के स्थान पर g, ठीक है, ये g/2, और n की जगह पर यहाँ पर हम 2 डालेंगे, तो 2 दूनी 4 और -1 3, ये 3 हो जाएगा। ऐसे ही S3 है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा g/2, और n की जगह पर यहाँ पर हम 3 डालेंगे, तो 3 दूनी 6 और -1 5 हो जाएगा। और ऐसे हम S4 निकालेंगे तो g/2 × 7 हो जाएगा। इसी का रेशियो चाहिए हमें। तो अगर हम रेशियो निकालेंगे तो यहाँ पर g/2 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 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 1:3:5:7, बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर तब आया जब हमसे ये बोला गया कि पहले सेकंड में, दूसरे सेकंड में, तीसरे सेकंड में, चौथे सेकंड में तय की दूरी का अनुपात क्या था। अगर इसी सवाल में मैं क्या करता हूँ, इसको मिटाता हूँ, ठीक है। इसी सवाल में अगर हमसे ये पूछा होता 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, 3 सेकंड में, 4 सेकंड में जो दूरी तय की गई उसका रेशियो क्या होगा, तो तब हम क्या फार्मूला लगाते हैं, S = UT + ½ AT²। ये फार्मूला लगाते हैं। मुक्त रूप से वस्तु नीचे की ओर गिर रही है तो u = g हो जाएगा, a = हमारा +g हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा होता है S = ये टर्म खत्म, ½ GT²। अब यहाँ पर हम 1 सेकंड में निकालते हैं, तो यहाँ पर S बराबर हमारा आता ½ G, इंटू में 1 का स्क्वायर 1 होता। उसके बाद 2 सेकंड में निकालते हैं यहाँ पर, तो S = ½ G इंटू में 2 का स्क्वायर 4 होता। 3 सेकंड में अगर हम निकालते हैं तो S = ½ G, 3 का स्क्वायर यहाँ पर 9 होता। और 4 सेकंड में निकालते हैं तो S = ½ G इंटू में 4 का स्क्वायर 16 होता। और हम इसका रेशियो निकालते हैं तो ये ½ G ½ G ½ G ½ G खत्म, यहाँ पर बचता 1:4:9:16, तब हमारा आंसर A आता। लेकिन हमसे सवाल में ये पूछ रखा था तो हमारा आंसर यहाँ पर B होगा। तो ये जो फॉर्मूला है SN = U + A/2 2n-1, 2008 ग्रुप डी में, माफ़ करिएगा 2018 ग्रुप डी में यहाँ से सवाल पूछा जा चुका है। इसके ऊपर मैं आपको सवाल और करवाऊँगा आने वाले सेट्स में, तो ये फार्मूला आप याद रखें। इसके ऊपर आपके एग्जाम में सवाल ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं।
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, ये भी पूछा गया है नीट के एग्जाम में 17 जुलाई को। एक समान कोणीय त्वरण से गतिमान एक चक्का पर कोणीय गति 16 सेकंड में 1200 आरपीएम से 3120 आरपीएम तक बदल जाती है। आरपीएम का मतलब है रोटेशन पर मिनट, एक मिनट में कितने बार जो चक्का है वो रोटेट किए। तो हमें क्या करना है कि त्वरण बताना है रेडियन पर सेकंड में, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में। देखिए आप पढ़ते हो A = V - U / T, ये आप पढ़ते हो, ठीक है। यहाँ जो A है ये होता है हमारा लीनियर एक्सेलरेशन यानी कि रैखिक त्वरण, और ये जो U है या फिर ये जो V है यह लीनियर वेलोसिटी। एक है अंतिम वेलोसिटी और एक है प्रारंभिक वेलोसिटी, लेकिन दोनों है रैखिक, लीनियर वेलोसिटी यानी कि रैखिक वेग, और ये हमारे पास टाइम है। लीनियर वेलोसिटी के केस में हम लोग जो SI यूनिट बताते हैं वो मीटर पर सेकंड बताते हैं, रैखिक वेग का जो SI मात्रक है वो मीटर पर सेकंड है, और रैखिक त्वरण का हम क्या बताते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ऐसे ही क्या होता है, अल्फा = ω2 - ω1 और बटे में T। देखो ऐसा ही कुछ फॉर्मूला है ना। ये जो है ये भी त्वरण है, लेकिन ये है एंगुलर एक्सेलरेशन यानी कि कोणीय त्वरण, और ये ω2 ω1 या फिर W2 W1 ये है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी बोले तो कोणीय वेग ये है अंतिम कोणीय वेग, ये है प्रारंभिक कोणीय वेग। जैसे यहाँ पर था ये अंतिम रैखिक वेग और ये प्रारंभिक रैखिक वेग, ऐसे ही यहाँ पर ये कोणीय हो जाएगा। अब एंगुलर वेलोसिटी के लिए जो SI मात्रक है वो है रेडियन पर सेकेंड, और एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए कोणीय त्वरण के लिए ये है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। हमारे इस केस में क्या है ना कि हमें ये ω1 दिया हुआ है, लेकिन ये ω1 जो है ये 1200 आरपीएम दे रखा है, आरपीएम में दे रखा है। हमें चाहिए रेडियन पर सेकेंड, क्योंकि हमें जो त्वरण चाहिए वो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर में चाहिए, SI मात्रक में चाहिए। तो हम हर वैल्यू को SI मात्रक में ही पुट करेंगे। तो आरपीएम में दे रखा है, हमें SI मात्रक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आसान तरीका है π/30 से मल्टीप्लाई कर दो, इस पूरे मान में π/30 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमारा आ जाएगा 40 पाई। अब ये हो गया हमारा रेडियन पर सेकेंड। ऐसे ही जो ω2 है यहाँ पर या फिर W2 जो है यहाँ पर वो है 3120 आरपीएम। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, π/30 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड में। तो ये 104 रेडियन पर सेकेंड आएगा। अब देखो हमारे पास हर वैल्यू जो है SI मात्रक में है, टाइम हमारे पास यहाँ पर 16 सेकेंड है। तो अब इसमें क्या करना है, बस वैल्यू को पुट करना है। अल्फ़ा चाहिए हमें, तो 104 पाई, यहाँ पर पाई लगा लेना, 104 पाई माइनस 40 पाई और बट्टे में 16, ये हो जाएगा हमारा 64 पाई बट्टे में 16। उसके बाद ये 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। हमारा आंसर यहाँ पर A हो जाएगा। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, जो कोणीय त्वरण होता है उसका SI मात्रक रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर होता है। जो कोणीय गति या फिर कोणीय वेग बोल दे तो वो रेडियन पर सेकेंड SI मात्रक होता है इसका। तो यहाँ पर थोड़ा सा सवाल को घुमाया गया था आरपीएम में मान दे करके। हो सकता है आपके एग्जाम में क्या हो, ग्रुप डी के एग्जाम में डायरेक्ट आपको रेडियन पर सेकेंड में दे दे, तो सोचो कितना आसान सवाल हो जाएगा। इस फॉर्मूले में पुट करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। हमारा आंसर यहाँ पर A हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, ये भी पूछा गया था 17 जुलाई को नीट के एग्जाम में। दो प्रतिरोधक है जिसका प्रतिरोध 100 ओम और 200 ओम है, एक विद्युत परिपथ में समानांतर में जुड़े हुए हैं। एक निश्चित समय में 100 ओम में विकसित तापीय ऊर्जा का 200 ओम में अनुपात है, यानी 100 ओम में जो 100 ओम से जो तापीय ऊर्जा निकली और 200 ओम से जो तापीय ऊर्जा निकली उसी का रेशियो बताना है। देखिए ये दो रजिस्टर है R1 और R2। मान लो यहाँ पर जो R1 है ये 100 ओम है, ये R2 जो है ये 200 ओम है, ये दोनों समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। ये चीज़ आप जानते हो कि अगर तार के पास प्रतिरोध है या कोई प्रतिरोधक है उसके पास कुछ न कुछ प्रतिरोध तो होता ही है। तो यहाँ से जो कुछ विद्युत ऊर्जा है ये बर्बाद हो जाती है ऊष्मा के रूप में, और ये ऊष्मा जो है हम लिखते हैं H = I²RT। ये वो ऊष्मा है जो निकलती है तार से, क्योंकि तार के पास कुछ प्रतिरोध होता है। तो जब हम इलेक्ट्रिक करंट देते हैं कुछ समय के लिए तो वहाँ से कुछ जो विद्युत ऊर्जा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है, वो ऊष्मा के फॉर्म में, ऊष्मा के रूप में, ऊष्मा के फॉर्म में बर्बाद हो जाती है, वेस्ट हो जाती है। तो हमसे यहाँ पर ये पूछा है, मान लो यहाँ से ऊष्मा निकली
H2, यहाँ से निकली H1, ठीक है। तो हमसे रेशियो पूछा है 100 वाले से 100 और 200 वाले का, तो 100 है हमारे पास H1 और 200 वाले से H2, इसी का रेशियो पूछा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर यही फार्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे और यही फार्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे और हम दोनों का रेशियो ले लेंगे। तो देखो टाइम तो दोनों के लिए सेम ही है, तो जब हम रेशियो लिखेंगे तो टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा। आर तो हमें दिया ही हुआ है, एक 200 ओम है और एक 100 ओम है। दिक्कत यहाँ पर कहाँ है, करंट में। हमें करंट नहीं पता है। जैसे मान लो यहाँ से करंट जो है 5 एम्पियर चला, यहाँ पर 5 एम्पियर है, यहाँ तक 5 एम्पियर है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, बट जाएगा ये करंट। अब किस में कितना जाएगा हमें नहीं मालूम, करंट जो है बट जाएगा। और ये चीज़ आप जानते हो, जब हम प्रतिरोधकों को समानांतर क्रम में जोड़ते हैं तो जो विद्युत धारा है वो सारे प्रतिरोधकों में अलग अलग पहुँचती है, अलग अलग जाती है। लेकिन आप वहीं पर यह भी पढ़ते हो कि जो विभवांतर है वो समान ही रहता है सबके लिए, सारे प्रतिरोधकों के लिए। मतलब यहाँ पर अगर विभवांतर V है तो यहाँ पर भी विभवांतर V है। तो अगर हम ये वाला फार्मूला लगाते हैं तो हमारे पास दिक्कत यहाँ पर ये है कि हमें I नहीं पता है। हमें R पता है, T पता है, लेकिन I नहीं पता है। सोचो इस फार्मूले को अगर हम विभवांतर के फॉर्म में लिख दें तो हमारा काम आसान हो जाएगा। T भी कैंसिल आउट हो जाएगा और V भी दोनों में सेम है, तो V भी कैंसिल आउट हो जाएगा। बच जाएगा हमारे पास प्रतिरोध, जो कि हमें पता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर I = V/R, ओम के नियम से हम इस I को V/R से रिप्लेस कर देंगे। तो H = हो जाएगा हमारा V²/R × T। हम ये फार्मूला लगाएंगे। अब देखो यहाँ पर T दोनों के लिए सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा दोनों के लिए। V भी दोनों के लिए सेम है तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी जो H है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। मतलब यहाँ पर ये हुआ H1/H2 हमें चाहिए, तो हमें यहाँ पर R2/R1 लिखना पड़ेगा। तो H1 जो है 100 ओम वाले से निकल रहा है, H2 जो है 200 ओम वाले से निकल रहा है, तो यहाँ पर R2 हमारा 200 ओम है और R1 हमारा 100 ओम है। तो यहाँ से रेशियो हमारा कितना आया, 2/1, यानी 2:1 हमारा आंसर। सोचिए अगर ये दोनों जो रजिस्टर्स हैं ये अगर श्रेणी क्रम में लगे होते हैं तो हमारा काम इसी फार्मूले से बन जाता। I दोनों में सेम ही पहुंचता, क्योंकि श्रेणी क्रम में जब हम लगाते हैं तो करंट सब में बराबर जाएगा, करंट सारे में बराबर जाएगा, लेकिन विभवांतर बढ़ जाएगा। यहाँ पर विभवांतर समान था, करंट बढ़ गया, तो I हमारा सारे में सेम होता तो I कट जाता, T भी कट जाता, तो H डायरेक्टली हमारा यहाँ पर क्या हो जाता, R के हो जाता। मतलब रेशियो हमारा सीधा आता यहाँ पर 100/200, यानी कि 1/2। तब हमारा आंसर 1:2 होता है, क्योंकि यहाँ पर समानांतर क्रम में जोड़ा गया था तो हमारा रेशियो जो है 2:1 आएगा। तो आंसर हमारा C हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। ये भी पूछा गया था नीट के एग्जाम में 17 तारीख को। दो गतिमान कणों का विस्थापन समय ग्राफ x अक्ष के साथ 30 डिग्री और 45 डिग्री का कोण बनाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। उनके संबंधित वेग का अनुपात है। देखो हमारे पास दो पार्टिकल है, एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है। हमसे क्या है कि दोनों के वेग का अनुपात पूछा है। मान लो इसका वेग v1 है, इसका वेग v2 है, तो इसका रेशियो हमसे पूछा है। हमारे पास जो ग्राफ दिया गया है वो ST कर्व है। तो NCERT वाले प्लेलिस्ट के अंदर जो हमारा चैप्टर है गति वाले चैप्टर में मैंने आपको ये चीज़ बताया हुआ है कि जो ST कर्व का स्लोप होता है, जो ST कर्व का विस्थापन समय ग्राफ का जो ढलान होता है, स्लोप यानी कि ढलान, ये जो स्लोप है यही हमें वेलोसिटी देता है। यही हमें क्या देता है, वेलोसिटी देता है। और ये स्लोप बराबर होता क्या है, tan थीटा। ये थीटा क्या है, ये एंगल है जो x एक्सिस के साथ बनता है। यहाँ पर जो टाइम एक्सिस है यही x एक्सिस है और यहाँ जो विस्थापन है यही y एक्सिस है। तो x एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है वही थीटा कहलाता है, और उसी का हम tan ले लेंगे, यानी कि tan थीटा ले लेंगे तो स्लोप आ जाएगा, यानी कि वेलोसिटी आ जाएगा। तो मान लो पार्टिकल A है, ये पार्टिकल B है, तो पार्टिकल A के लिए जो tan थीटा होगा वो tan 30 डिग्री होगा, और पार्टिकल B के लिए जो tan थीटा होगा वो tan 45 डिग्री होगा। इसी का हमें रेशियो चाहिए, क्योंकि यही है v1/v2। तो v1/v2 हमारा हो जाएगा tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। 1/√3 tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो 1:√3। 1:√3 हमारा आंसर हो जाएगा C। तो ये आपको याद रखना है। आपके एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है कि जो विस्थापन समय ग्राफ है उसका ढलान हमें क्या देता है, उसका ढलान हमें वेलोसिटी देता है।
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, ये भी पूछा गया था 17 तारीख को नीट के एग्जाम में, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 14 तक अभी तक आप जो भी किए हो सारे के सारे पूछे गए नीट के एग्जाम में, और ये सारे सवाल आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, एक नाभिक है हमारे पास जिसकी द्रव्यमान संख्या 189 है। ये नाभिक जो है ये टूट जाता है दो नाभिकों में, दो छोटे छोटे नाभिकों में। एक का द्रव्यमान संख्या 125 होता है और दूसरे का 64 होता है। तो हमसे ये पूछा है कि मान लो इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2 है, तो हमें R1:R2 हमें रेशियो चाहिए इन दोनों का। देखिए, एक फार्मूला होता है, नाभिक की जो त्रिज्या होती है ये बराबर होती है R0, R = R0 a⁻⁴ ये आप याद रखो, ये छोटा सा फार्मूला है, हो सकता है आपके काम आ जाए। ये जो a है ये मास नंबर है, ये जो a है ये मास नंबर है, और R0 ये कांस्टेंट है, ये एक कांस्टेंट है, नियतांक है, जिसका वैल्यू छोड़ो आपको नहीं याद रखना है। वैसे 1.2 × 10⁻⁻15 मीटर होता है, लेकिन आप छोड़ दो, उसको जरूरत नहीं है। ये फार्मूला बस आप याद रखो। तो हम R1 = R0 और हमारा यहाँ पर A1 हो जाएगा। A1 मान लो, इसको मान लेता हूँ 125, तो 125/1/3। उसके बाद यहाँ पर फिर से R0, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, दोनों के लिए सेम ही होगा, 64/1/3। R0 से R0 खत्म हो जाएगा। 125 का हम लोग घनमूल निकालेंगे, यानी कि क्यूब रूट निकालेंगे, तो ये 5 आएगा और इसका 64 का 4 आएगा, तो 5:4 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी R डायरेक्टली a⁻⁴ हमने इसका इस्तेमाल किया। ये जो a है ये मास नंबर है, मास नंबर यानी कि द्रव्यमान संख्या, जो बराबर होता है न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, कोणीय गति और कोणीय वेग की SI इकाई क्या है। ये नहीं पूछा गया था, ये तो बहुत ही आसान है, इतना आसान नहीं पूछा जाता। तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने चर्चा किया, जो एंगुलर स्पीड या फिर एंगुलर वेलोसिटी है उसका SI मात्रक होता है रेडियन पर सेकेंड, और रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर ये हो जाएगा कोणीय त्वरण का, ये हो जाएगा रैखिक वेग का या रैखिक गति का, चाल का, और ये है रैखिक त्वरण का। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी की अवतल के संपर्क में रखा गया है। अवतल लेंस के, ठीक है, यहाँ पर लेंस कर देना, अवतल लेंस के संपर्क में रखा गया। लेंस की इस संयोजन की फोकल लंबाई है, मतलब हमारे पास क्या है, एक अवतल लेंस है और इसी के कांटेक्ट में क्या है, एक उत्तल लेंस है। तो जानते हो आप, उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है, और अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है ऋणात्मक होती है। इन दोनों को कांटेक्ट में रखा गया है। तो इसके लिए आप जानते हो कि पावर नेट पावर P1 + P2 हो जाएगा। हम लोग साइन के साथ सारे वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं। P नेट को हम लिख सकते हैं 1/F नेट, क्योंकि हमें F नेट चाहिए, फोकल लेंथ चाहिए हमें, टोटल फोकल लेंथ, इस पूरे कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ चाहिए। तो 1/F1 + 1/F2 हो जाएगा। सारे मान हमारे पास सेंटीमीटर में है, तो हम सबको यहाँ पर क्या करेंगे, 100/F लिख देंगे। 1/F तब होता है जब F जो है मीटर में होता है, यहाँ पर सारे के सारे सेंटीमीटर में है, तो 100/F1 + 100/F2। अब आ जाओ यहाँ पर, ये 100/F नेट। अब देखो, ये 100 और F1 है हमारा 10 सेंटीमीटर, जो कि है उत्तल लेंस का, तो ये प्लस में आएगा, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। उसके बाद प्लस 100 F2 हमारा जो है वो 20 सेंटीमीटर है, ये अवतल लेंस का है। अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है वो ऋणात्मक होती है, तो यहाँ पर हम -20 डालेंगे। अब यहाँ 10 दाही 100 हो जाएगा, यहाँ से ये खत्म हो जाएगा 5 टाइम्स, तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 10 - 5। 10 - 5 ये जो मान है ये है 100/F नेट का। तो यहाँ से जो F नेट आएगा वो 10 में से 5 गया तो 5 हो जाएगा, फिर 5 जो है ये नीचे आएगा, तो 100/5 यानी कि 20 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, अभिसारी लेंस की क्षमता 4.5 डायोप्टर है और अपसारी लेंस की क्षमता 3 डायोप्टर है, और दोनों को पास में रखा गया है। जब बोलते पास में रखा गया है तो समझ जाना दोनों कांटेक्ट में है। लेंस के इस संयोजन की शक्ति है, जो सवाल आपने पिछला बनाया उसी फॉर्मूले पर है, बस वहाँ फोकल लेंथ चाहिए था, यहाँ पर डायरेक्ट हमें पावर चाहिए, तो ये और आसान हो गया। हमारे पास P1 देखो क्या हो जाएगा, 4.5 डायोप्टर। देखो, अभिसारी लेंस हम बोलते हैं उत्तल लेंस को, और अपसारी लेंस हम बोलते हैं अवतल लेंस को। तो ये हमारा जो पावर है प्लस में है, और ये P2 हमारा हो जाएगा माइनस में, -3 डायोप्टर। P नेट बराबर हो जाएगा हमारा P1 + P2। साइन के साथ हम वैल्यू को पुट करेंगे, तो 4.5 डायोप्टर -3 डायोप्टर ये बराबर हो जाएगा +1.5 डायोप्टर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।
मैंगनीज धातु का अयस्क है, मैंगनीज, जिसे हम लोग Mn से दिखाते हैं। तो ये जो बॉक्साइट है ये है Al2O3 जो कि एल्यूमिनियम का अयस्क है। ये हेमेटाइट है, हम लोगों ने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला देखा Fe2O3, ये आयरन का ओर है, आयरन का अयस्क है। क्यूपराइट हम बोलते हैं कॉपर क्यूपरस ऑक्साइड को जो कि Cu2O होता है। और पायरोलुसाइट ये होता है मैंगनीज डाइऑक्साइड। तो हमारा आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। ब्यूटेनॉन एक 4 कार्बन यौगिक है जिसमें कार्यात्मक समूह होता है। ब्यूटेनॉन का फॉर्मूला ये होता है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 1 2 3 4, ये ब्यूटेनॉन है। तो ये जो है फंक्शनल ग्रुप COOH, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो जब कार्बनिक यौगिक में ये फंक्शनल ग्रुप दिखता है हमें, तो उसके नाम में क्या होगा कि एसिड लग जाएगा। जैसे मान लो ये बेंजीन है और यहाँ पर हमने लगा दिया COOH, तो ये हो जाएगा बेंजोइक एसिड। ऐसे ही ये CH3COOH, तो ये है एथेनोइक एसिड। तो जब COH लगा हो फंक्शनल ग्रुप तो हम एसिड लगाते हैं नाम के अंत में। ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड। तो जैसे यहाँ पर देखो CH3CHO, तो जब एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप लगा हो तो नाम के अंत में हम अल लगाते हैं, अल। जैसे ये है एथेनल, ठीक है, एथेनल। प्रोपेनल, तो जब अल लगा हो याद रखना अल है, ओल नहीं है, ये ओल नहीं है। ओल हम तब लगाते हैं जब OH होता है, यानी कि अल्कोहल के केस में। जैसे कि CH3OH, ये मेथेनॉल है, मेथेनॉल। यहाँ पर OL है, यहाँ पर AL है। और ये है कीटोन फंक्शनल ग्रुप। जब ये लगा होगा तो लास्ट में ओन आपको दिखेगा, ओन। जैसे यहाँ देखो ब्यूटेनॉन, तो यहाँ ओन है ना, ONE, नॉन। तो कीटोन के केस में आपको ये दिखेगा नॉन। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। प्रोपेनल में उपस्थित क्रियात्मक समूह है। देखो यहाँ पर नल है यानी कि अल है। अल कब आएगा, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के केस में, तो CHO हमारा आंसर हो जाएगा। जब OH हो तो ओल आएगा, जैसे कि मेथनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल। CH हो तो नाम में के अंत में अम्ल आएगा, और CO हो तो नाम के अंत में क्या आएगा, यानी जो सफिक्स होगा वो हो जाएगा ऑन। प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन, पेंटेनॉन, आंसर हमारा डी हो जाएगा। किस WBC का आकार सबसे बड़ा है? जो 5 प्रकार के WBC होते हैं उनमें सबसे बड़ा जो आकार होता है वो मोनोसाइट का होता है। सी हमारा आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा मोनोसाइट का होता है आकार, सबसे छोटा बेसोफिल का होता है। संख्या में सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल होता है और संख्या में सबसे कम बेसोफिल होता है। निम्नलिखित में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से संबंधित है? पिट्यूटरी ग्रंथि से संबंधित है। आप ये बात जानते हो कि जो क्रेनियम है उसमें 8 हड्डी है। इसी 8 हड्डी में एक हड्डी का नाम है एस्फेनॉइड। तो ये एस्फेनॉइड हड्डी जो है इसके पास क्या है, एक ऐसा डिप्रेशन है, यानी एक गड्ढा है। मान लो कि एस्फेनॉइड ये बोन है, ये एस्फेनॉइड बोन है, और ऐसे यहाँ पर देखो ये एक गड्ढा है। इसी गड्ढा को कहा जाता है सेला टर्सिका। और इसी गड्ढे में जो है पिट्यूटरी ग्लैंड है, जिसे हम लोग मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। ये मैंडिबल है। मैंडिबल जो है ये हमारे चेहरे के अंदर सबसे बड़ी हड्डी है। हमारे चेहरे में जो 14 हड्डियां हैं उसमें एक मैंडिबल है, जिसे हम लोग निचले जबड़े की हड्डी बोलते हैं, मैंडिबल को। और ये हमारे चेहरे की सबसे बड़ी हड्डी है और हमारे चेहरे की सबसे मजबूत हड्डी भी है। और हमारे चेहरे में जो 14 हड्डी है उसमें से एकमात्र यही हड्डी है जो गतिशील है, यानी इनमें मूवमेंट होती है, बाकी किसी में भी मूवमेंट नहीं होती है। मैग्जिले ये ऊपरी जबड़े की हड्डी है। जो मैग्जिले है ये ऊपरी जबड़े की हड्डी है। जो मैंडिबल है ये निचले जबड़े की हड्डी है। मैग्जिले संख्या में 2 है जबकि मैंडिबल संख्या में 1 है। हायोड बोन जो स्कल में हमारे 29 हड्डी है उसमें से एक हायोड बोन भी है। हायोड बोन जो है ये सरफेस प्रोवाइड करती है हमारे टंग को। जो टंग जो है वो अटैच होती है हायोड बोन से। और सेला टर्सिका ये कोई बोन नहीं है, ये एक गड्ढा है, डिप्रेशन है एस्फेनॉइड बोन में। एस्फेनॉइड बोन ये हमारे क्रेनियम का ही एक बोन है। चेहरे में एकमात्र गतिशील हड्डी है, ये है मैंडिबल जो कि हमारे चेहरे की सबसे मजबूत और सबसे बड़ी हड्डी है। जाइगोमेटिक जो हमारे दोनों गाल के पास जो हड्डी है ये भी संख्या में 2 है। चेहरे में जो 14 हड्डियां हैं उसमें संख्या में 2 जाइगोमेटिक है, ये हमारे दोनों गाल की हड्डियां हैं, जाइगोमेटिक। आर्थ्रोपोड्स का बाह्य कंकाल किससे बना होता है? आर्थ्रोपोड्स का जो बाह्य कंकाल है, एक जो स्केलेटन है, ये बना होता है काइटिन से।
ये बना होता है काइटिन से। और जो फंगल सेल वॉल है, कवक की जो कोशिका भित्ति है, ये भी बनी होती है काइटिन से ही, ये भी काइटिन से ही बनी होती है। जो प्लांट है या फिर बोल दो जो एल्गी है, इसकी जो कोशिका भित्ति बनी होती है ये बनी होती है सेलुलोज से। क्यूटीन, क्यूटीन आपने पढ़ा होगा, ये क्यूटिकल लेयर पढ़ा होगा, पत्तियों के ऊपर क्यूटिकल की परत होती है जो एक्सेस वाटर लॉस को रोकने का काम करती है। तो ये जो क्यूटिकल है ये क्यूटीन की परत है। और ये जो काइटिन है ये ग्लूकोसामाइन का ही ये बहुलक है, पॉलीमर है। हमारा आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, काइटिन। तो ये सवाल जो है याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये नीट का पूछा हुआ सवाल है। 17 जुलाई को जो पेपर हुआ था नीट का, उसमें ये सवाल पूछा गया था। उसके बाद ये जो है ये भी बायो के अंदर पूछा गया था 17 जुलाई को नीट के पेपर में। और ये सवाल जो है मैंने भी आपको करवाया हुआ है प्लांट हार्मोन चैप्टर में। खीरे में मादा फूल पैदा करने के लिए कौन सा हार्मोन जाना जाता है? तो जो एनसीईआरटी के अंदर जो मैंने प्लांट हार्मोन करवाया हुआ है वहाँ आप इथाइलिन वाला देखना। इथाइलिन के बारे में मैंने आपसे बात किया हुआ है। तो सबसे लास्ट लाइन मैंने यही लिखा हुआ है कि खीरे में मादा फूल को प्रमोट करता है, प्रोत्साहित करता है कौन? इथाइलिन हार्मोन। इथाइलिन हार्मोन एकमात्र गैसियस हार्मोन है। और ये सवाल भी मैंने आपको करवाया हुआ है प्लांट हार्मोन चैप्टर में। इथाइलिन हार्मोन का कार्य नहीं है। तो देखो खीरे में मादा पुष्पन को बढ़ाना ये भी कार्य है, ये भी कार्य है, ये भी कार्य है। कोशिका विभाजन करवाना ये साइटोकाइनिन का काम है। तो जो हार्मोन्स हैं उनके कई सारे फंक्शंस हैं, उन सारे फंक्शंस को आपको पढ़ना होगा। तो उसके लिए अलग से चैप्टर है, अलग से वीडियो है, आप जा करके वहाँ पर पढ़ो। हर एक फंक्शन को यहाँ पर तो नहीं बताया जा सकता, उसके लिए आपको एक प्रॉपर चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। तो ये भी जो है नीट का पूछा हुआ सवाल है, 17 जुलाई को पूछा गया था बायो के अंदर। तो ये हमारा जो सेट नंबर 20 है ये यहाँ पर समाप्त होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले सेट में। थैंक यू सो मच।